नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेल्दी इंडिया में आज बात ई संजीवनी पर आधारित टेलीमेडिसिन की। टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी भारत में भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का मुख्य स्तंभ बनता जा रहा है। टेलीमेडिसिन जैसे अभिनव स्वास्थ्य समाधान भारत के लिए हर वर्ष 4 से 5 अरब अमेरिकी डॉलर बचा सकते हैं और आधे व्यक्तिगत रूप से बहिरंग रोगियों यानी कि इन पर्सन आउट पेशेंट के परामर्श की जगह ले सकते हैं। दरअसल टेलीमेडिसिन अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बनता जा रहा है, क्योंकि भारत की लगभग 65% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, जहां चिकित्सक रोगी अनुपात का अनुपात प्रति 25,000 नागरिकों पर एक चिकित्सक है। जरा सोचिए कि 25,000 नागरिकों पर एक चिकित्सक। इसलिए उन्हें कस्बों और महानगरों में स्थित डॉक्टर्स से सर्वोत्तम चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। टेलीमेडिसिन न केवल रोगियों को अपना समय और पैसा बचाने में मदद करेगा, बल्कि ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो टेलीफोन कॉल पर अपने रोगियों की तुरंत सहायता कर सकते हैं और सक्रिय रूप से गंभीर बीमारियों के रोगियों के उपचार में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। ई संजीवनी भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी द्वारा 8 करोड़ टेली परामर्श प्रदान किए गए हैं। ई संजीवनी देश के डॉक्टर्स के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवा है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्ष परामर्श का विकल्प प्रदान करती है। इसका उपयोग करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्य हैं। यह टेली परामर्श के माध्यम से ग्रामीण और शहरी डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा के अंतर को कम करने का प्रयास करता है। साथ ही यह आयुष्मान भारत योजना के तहत ई लाभार्थियों का समुचित लाभ भी सुनिश्चित करता है। हेल्दी इंडिया में आज हम आपको बताएंगे कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं और किस तरह से ये आपकी स्वास्थ्य देखभाल में आपकी सहायता कर सकती है। ई संजीवनी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के मदन गोपाल, आप वरिष्ठ सलाहकार हैं स्वास्थ्य विभाग, नीति आयोग से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर के मदन गोपाल। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश यादव, आप प्रोफेसर कार्डियोलॉजी एम्स नई दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश यादव आपका भी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मदन गोपाल मैं आपसे करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो ई संजीवनी है वो है क्या। हालांकि हमने शुरुआती नोट में बताया कि टेलीमेडिसिन के जरिए हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकें, मोटा मोटा हम ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन आम दर्शकों की लिहाज से ई संजीवनी को हम कैसे समझ सकते हैं सर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आप इतिहास में जाएंगे, जैसे टेलीफोन का जब आविष्कार हुआ था 1920 में, कभी हमने सोचा नहीं था कि टेलीफोन का उपयोग हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर पाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, जैसे पहली बार जो टेलीमेडिसिन का उपयोग, जो टेलीफोन द्वारा सलाह मशवरा करना, जैसे हम लोग प्रायः हम लोग करते रहे हैं, घर पे कोई बीमार पड़ता है तो हमारे पड़ोसी से पूछ लेते हैं जी। वैसे ही अगर उसको और थोड़ा सा आप देखेंगे, टेलीमेडिसिन में हम लोग प्रौद्योगिकी को यूज़ करते हुए कैसे हम चिकित्सक की सलाह लेकर हमारा काम कर सके। पहली बार 1940-50 के करीब हुआ था, जब वो नाविकों को ज़रूरत पड़ी थी तो टेलीफोन के माध्यम से उन्होंने सेवाएं प्राप्त करी। उसके बाद फिर अमेरिका में इसका उपयोग हुआ कि कैसे हम लोग टेलीफोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को उपयोग कर सकें। उसके बाद लेकिन भारत में भी टेलीमेडिसिन ऐसा नहीं कि नया है, हम लोग ने भी इसके बहुत सारे रूप देखे हैं और आगे भी बढ़ा है। टेलीफोन पे हम लोग प्रायः कंसल्टेशन भी करते रहे हैं, लेकिन इसका वृहत रूप हमें जब देखने को मिला जब हम लोग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब 2017 में आई, जिसमें हमने ये परिकल्पना करी कि डिजिटल रूप से कैसे सशक्तिकरण करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को आगे पहुंचाना है, कैसे उसकी पहुंच को बढ़ाना है, कैसे उसको सुलभ बनाना है, इस सब के ऊपर मार्गदर्शन दिया गया है स्वास्थ्य निधि के ऊपर। जब कोविड चालू हुआ, कोविड में जब लॉकडाउन लगा तो एक समस्या ये थी कि टेलीफोन या कोई परामर्श द्वारा जो परामर्श देते थे डॉक्टर को, तो हमारे माननीय न्यायालय उसके ऊपर काफ़ी एक्शन लेते थे। उसके कारण एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं था उनका। फिर उस समय एक अच्छा मौका था जिसमें हम लोगों ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी, टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस, जिसने काफ़ी क्षेत्र को ओपन किया। साथ साथ में जो
जो हमारे सरकारी क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्र में ई संजीवनी योजना स्टार्ट करी, जो टेलीफोन के माध्यम से परामर्श, जिसमें 2 तरह की चीज़ें हैं इसमें। एक तो डॉक्टर टू डॉक्टर, मतलब चिकित्सक से चिकित्सक का परामर्श, और दूसरा चिकित्सक से डॉक्टर का परामर्श, तो नहीं मरीज का रोगी का डॉक्टर से परामर्श। ये 2 तरह की सुविधाएं आ गई हैं। जैसे आप देखेंगे, एक आयुष्मान भारत हमारी जो कोर योजना है सरकार की, उसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जो आपके आरोग्य केंद्र जो खुले हैं। लगभग 1,70,000 हमारे आरोग्य केंद्र अभी क्रियाशील हैं। तो आप इन केंद्रों के माध्यम से जो चिकित्सक है, वहाँ पे जो भी हेल्थ वर्कर्स है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो एक चिकित्सक से कनेक्ट करता है हब एंड स्पोक के मॉडल से, और वो जो मरीज है उसको यहाँ की सुविधाएं वहाँ प्रदान करता है। फिर उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है, उसके माध्यम से उसको दवाइयाँ वहीं की वहीं प्रदान की जाती हैं। एक तो ये मॉडल है। दूसरा एक का ई संजीवनी ओपीडी है, मतलब बृहद चिकित्सा जो आप बात करते हैं, कि उसमें आप पंजीकरण कराइए और उसके बाद कोई भी डॉक्टर से सलाह कर दवाई लीजिए, और उसके बाद फिर फॉलोअप भी होता है। तो ये 2 तरह की चिकित्साएं उपलब्ध हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो देखिए, ई संजीवनी सीधे तौर पर आपके लिए बहुत लाभकारी है। और जैसे कि संजीवनी के लिए कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ डॉक्टर राकेश यादव, जो मरणासन व्यक्ति में प्राण फूंक दे, उसका नाम इसमें ई संजीवनी इसमें दिया गया है, और इसके जरिए स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता है। सीधे तौर पर समझना चाहेंगे आपसे कि ई संजीवनी के फायदे क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका समाधान जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ई संजीवनी के जरिए ले सकते हैं। देखिए, 2 तरह की गाइडलाइन आई हुई है। एक भारत सरकार ने भेजी है जो टेली कंसल्टेशन के लिए गाइडलाइन है, और एक जो ड्राफ्ट गाइडलाइन एनएमसी की है डॉक्टरों के लिए, कि डॉक्टरों को कैसे टेली कंसल्टेशन देना है। मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि टेली कंसल्टेशन कभी इन फिजिकल कंसल्टेशन का अल्टरनेटिव नहीं बन सकता है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप डॉक्टर के पास जाना ही छोड़ देंगे, ये नहीं हो सकता। ये एक एडजुवेंट है। ये आपको कुछ चीज़ों में आप डॉक्टर के पास ना जाएं और फिर भी आपको डॉक्टरी सुविधाएं उस डॉक्टर से मिलें, उसके लिए ये तो मैं हम मानूंगा फॉलो अप विजिट है। क्योंकि गाइडलाइन ये कहती है किसी नए पेशेंट को आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से नहीं देख सकते। ये एनएमसी की गाइडलाइन है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। आपको उसके लिए या तो वो मरीज एक हेल्थ सेंटर में जाए, वहां कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, वो डॉक्टर आपसे कंसल्टेशन करे, जैसे अभी बताया गया कि डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। कुछ सीरियस बीमारियां ऐसी हैं जिनको डॉक्टर टेली कंसल्टेशन से एडवाइस नहीं दे सकता है। आपका 6 महीने से ज्यादा फॉलो अप है तो भी आपको पेशेंट को आके इन कंसल्टेशन देखना। इनका मतलब ये नहीं कि वो मेरी ओपीडी में आए। सपोज मेरी ओपीडी से एक टेली कंसल्टेशन का हब किसी गांव में जहां पर एक एमबीबीएस डॉक्टर है, पीएससी इसमें है, तो वो वहां फॉलो करके वो डॉक्टर हमसे ले सकता है। तो ये एक हमेशा चीज याद रखिए, ये कभी इन पर्सन कंसल्टेशन का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके यहाँ एक अच्छी टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं हैं तो आपके फॉलो अप विजिट और कुछ माइनर एलिमेंट हैं। अब आपको खांसी जुकाम हुआ है, आप दूर रहते हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो माइनर एलिमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उससे आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन मिल सकता है। तो ये समझें डॉक्टर मदन गोपाल कि जो ई संजीवनी है और जो टेली कंसल्टेशन है वो ऐसे दूर दराज के इलाके हमारे देश के या ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर पहुंच नहीं है व्यवस्थाओं की, वो इसका लाभ आसानी से ले सकते हैं, ऐसे समझा जाए इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जैसे एडजुवेंट है, जैसे हम लोग हमारी स्वास्थ्य की संरचना देखते हैं तो हम लोग ने आरोग्य केंद्र की बात करी, ठीक है। ये आरोग्य केंद्र, एक आरोग्य केंद्र 3,000 से 5,000 की आबादी को कैटर करता है, तो उसके ये सभी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। करीब 12 लेवल की सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करता है उस लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जो बीएससी नर्सिंग क्वालिफिकेशन होता है उसको कभी आवश्यकता पड़ती है कि कैसे मेरे को हायर सेंटर में बात करनी है, तो वहाँ पे क्योंकि एक दक्ष व्यक्ति है बैठा हुआ, यहाँ से अगर कुछ जैसे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं सिस्टर्स को और नर्सिस को, यहीं से डॉक्टर चिकित्सक एक इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसको यहाँ ठीक है, ये देख लीजिए, ये पैरामीटर्स कितने हैं, क्योंकि बीपी शुगर सबकी व्यवस्था वहाँ हो गई, ठीक है। वहाँ जब चेक कर लेता है तो उसके बाद वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। प्रिस्क्राइब करने के बाद अगर नहीं होता है तो फर्स्ट रेफरल में आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर उपलब्ध होता है। तो उस तरह की रेफरल व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। इस तरह की व्यवस्था से क्या होता है कि जो हमारा जो लक्ष्य है कि लोगों को उनके घर के पास ही चिकित्सा उपलब्ध हो जाए, ताकि उनका जो
कैटास्ट्रोफ है, जो आने जाने में जो खर्चा होता है वो खर्चे की बचत हो सके उसकी, और घर के पास ही उनको दवाई मिल सके। तो सरकार की मंशा ये है कि उसके घर के पास समुचित इलाज और उच्च कोटि का उच्च गुणवत्ता वाला इलाज उपलब्ध हो सके। तो वो कहीं कम नहीं है। अगर ओपीडी कंसल्टेशन होती है, प्राय आप देखेंगे कि हम लोग किसी से पूछ कर सलाह ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं। अभी जैसे सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है, डॉक्टर के पास जब भी पहुंचता है जब वो बात बिगड़ जाती है। लेकिन वहाँ पे ऐसी सुविधा बनाई गई है कि आप वहाँ पे आपका जो आप आरोग्य केंद्र में पहुँच रहे हैं, वहाँ पे आपकी जांच होगी। जांच होने के बाद उनको लगता है कि आपसे बात करनी है, तो वो डॉक्टर से डॉक्टर बात करा देते हैं। उसके बाद वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होती है, आपको मुफ्त में वहीं से दवाई मिल जाती है। एक तो ये व्यवस्था है। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, उसके साथ साथ में कुछ कुछ स्पेशलिस्ट है, कुछ कुछ राज्यों ने स्पेशलिस्ट सुविधाएं, जैसे आपका मनोरोग हो गया है, हृदय रोग हो गया है, या आपका श्वसन तंत्र के रोग हैं, इन सब के स्पेशलिटी वाले भी आपके ओपीडी चालू कर दिए। जैसे किसी को लगता है कि यहाँ इनको दिखाना है और रेफरल की आवश्यकता है, तो वो रेफरल ऊपर के सेंटर्स में रेफर हो जाता है। तो वैसे एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसके कारण क्या है कि एक कंटिन्यूम ऑफ केयर जो है ऊपर से नीचे तक के, वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और धीरे धीरे बन रहा है उसके। ओके डॉक्टर राकेश, जिस बात का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर मदन गोपाल कर रहे हैं, उसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि मनोरोग, हृदय रोग या कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, इनमें कैसे जो टेलीमेडिसिन है वो सहायक बनती है। देखिए, मदन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। हम लोग सब एक ही बात कह रहे हैं कि इसको अल्टरनेटिव मत समझिए। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक गांव में रिमोट जगह है जहां पर कोई डॉक्टर अगले 30 किलोमीटर तक उपलब्ध नहीं है। वहां पर जैसे इनके एक छोटे से सेंटर है, जहाँ एक बीएससी नर्सिंग है, उसने उस गांव में 10 बुजुर्ग आदमियों का बीपी नापा और उसमें 3 का बीपी 160/100 आया। वो लेके आया, उसने कंसल्टेशन किया कि भाई इनका ब्लड प्रेशर है, ये तो आपको दिखाने नहीं आ सकते, ये तो इतनी रिमोट एरिया में है। हाँ। तो वहां से उनको एडवाइस आई कि इनकी ये बेसिक जांच करा लीजिए। ये बेसिक जांच करा के अगर ये सब नॉर्मल है तो ये दवा शुरू कर दीजिए, और इस पेशेंट को आप हर 3 महीने में यहाँ बुला के उसका ब्लड प्रेशर नापिए और दवाएं हिसाब से टाइट्रेट करिए। तो ये आप सोचिए कि हमारे यहाँ अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है। तो ये सब सुविधाएं आप है, बट आप कहिए कि आपको हार्ट अटैक पड़ गया और आप टेली कंसल्टेशन से ही बात करेंगे, तो ये बिल्कुल मानिए कि अब प्रेगनेंसी की नॉर्मल प्रेगनेंसी में राय लेनी है। अब आजकल देखिए आंगनवाड़ी वर्कर्स कितनी ज्यादा ट्रेंड हो चुकी हैं, जो मैटरनल मोर्टेलिटी और फीटल मोर्टेलिटी की तारीफ कम हो चुकी होगी। हमारे आशा कार्यकर्ताओं की तारीफ करनी चाहिए कि जमीनी स्तर पर कितना बेहतर काम कर रहे हैं। नियोनेट्स और मां की बचा रही। उन्हें कोई एडवाइस की जरूरत हो तो आज वो क्या करें। तो ये जो टेली कंसल्टेशन सेंटर्स हैं, ये इस चीज में लाभ करेंगे। दवाइयों की जैसे बात की गई कि दवाइयां प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आपको मिल जाएगी। अब ये बात सही है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवा नहीं खा सकते। बिल्कुल। तो प्रिस्क्रिप्शन कौन देगा? वो रजिस्टर्ड डॉक्टर ही देगा। और जब आप कंसल्टेशन से वो दे रहे हैं तो कम से कम वो आदमी ब्लड प्रेशर की दवा खाएगा और मुफ्त में मिल रही है। बेसिक सारी मेडिसिन भारत सरकार के पास। मैं तो अब ये कहूंगा, अच्छी बात है कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे दवाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है और मुझे दवाएं नहीं मिल रही हैं। इस समय देश में कोई भी इंसान किसी भी बीमारी का अगर वो अपने को स्वस्थ रखना चाहते तो फ्री में दवाएं हर जगह उपलब्ध है। तो टेली कंसल्टेशन का अब जांच है। अब आपकी सीटी स्कैन हो गया, अब आप एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर जो भी वो रेडियोलॉजिस्ट कर रहा है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ट्रांसमिट करके उसकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकता है। तो ये एक एडजुवेंट है। और अगर आपको गांव-गांव पहुंचना है, ऐसी जगह पहुंचना है जहां कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये बहुत सहायक है। तो इसके अब होता क्या है कि इसमें लोगों को क्यों बुरा लगता है, साहब हम तो गए, डॉक्टर साहब ने देखा ही नहीं। अरे आपको हृदय की सीरियस बीमारी थी, उसने कहा आप एम्स चले जाइए या पटना चले जाइए या लखनऊ दिखा आइए। तो ये तो अगर होता है तो वो आपको करना है। बट यस, इस टेली कंसल्टेशन को अगर डॉक्टर अपनी डे टू डे और गाइडलाइन के अंतर्गत, आपको गाइडलाइन डेविएट नहीं से बार बार सर कह रहे हैं कि मेडिको लीगल प्रॉब्लम्स है इसकी, तो गाइडलाइन पढ़िए। गाइडलाइन के अंदर आप बिल्कुल टेली कंसल्टेशन के थ्रू अपने मरीजों का इलाज कर सकते हैं। और गाइडलाइन बहुत क्लियर लिखी है, किन किन बीमारियों का क्या इलाज होगा, कौन कौन बीमारी आप टेली कंसल्टेशन से दे सकते हैं, कौन कौन दवाएं लिख सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक है कि कुछ दवाएं आप टेली कंसल्टेशन से नहीं दे सकते हैं जी। तो आप ये गाइडलाइन फॉलो कीजिए। तो हमारे ख्याल से ये बहुत अच्छी सुविधा जो भारत सरकार ने आम जनता को दी है, और इसका उपयोग अगर आप ढंग से करेंगे तो जरूर
आम जनता तक इसका लाभ पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन देखिए इस अंतर को समझना जरूरी है कि जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश यादव ने बताया आपको कि जो टेली कंसल्टेशन है वो अल्टरनेट नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएं ही ना। मतलब यदि कोई आपात स्थिति है जिसमें कि हार्ट अटैक हो गया या रोड एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी आपात स्थिति जिसमें आपको तत्काल उपचार की, तत्काल इलाज की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि जान बचाने के लिए आप सीधा हॉस्पिटल में ही जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। टेलीमेडिसिन के जरिए, ई कंसल्टेशन के जरिए आप जो है व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप उनका एक ऐसा लाभ ले सकते हैं जो कि आप परामर्श फोन पे ले सकें। समझना चाहूँगा डॉक्टर मदन गोपाल, यहाँ पर अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर राकेश ने कही कि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। मतलब इसमें डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन होता है या जो पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन होता है टेलीमेडिसिन के जरिए, उसके बाद में आपको जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो दवाई देते हैं वो पूरी तरीके से निःशुल्क होता है। निःशुल्क दवाइयों को लेकर कई बार इस मुद्दे पर बहस भी हो चुकी है और एक मानसिकता लोगों की बनती है कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती है क्या गुणवत्ता के लिहाज से वो कहीं कम होती हैं जो हमारे ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, चूंकि ये या तो सस्ती मिलती है या निःशुल्क मिलती है। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं सर, इस भ्रम को कैसे तोड़ सकते हैं? ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आपका कि प्रायः ये देखा जाता है कि कोई सरकारी दवाई है तो काम नहीं करेगी। तो इसमें ये मिथ्या है, क्योंकि आप देखेंगे जो भी प्रक्रिया होती है, जो नेशनल मेडिसिन लिस्ट बनती है वो भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, काफ़ी व्यापक चर्चा के बाद वो लिस्ट बनाई जाती है। उसके हिसाब से फिर जब भी जेनरिक मेडिसिन खरीदी जाती हैं तो WHO के जो मानक हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और जो दूसरे जो भी मापदंड दिए गए उसके हिसाब से वो दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जब जेनरिक मेडिसिन का क्रय होता है, क्रय करने के बाद हर मेडिसिन का बैच उसको आपकी जो लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरीज में जांच के लिए भेजा जाता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो पूरा है कि नहीं है। जब वो बैच जब सफल हो जाता है टेस्टिंग में, उसके बाद वो सप्लाई होती है। तो उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। वो खाली हमारे मन का भ्रम है कि जो दवाइयाँ सप्लाई होती है वो मानक से कम है। नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी जाएंगे, आप सर्टिफिकेट मांगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये इस लेबोरेटरी में टेस्ट की हुई हैं। वो सब लीगल है, लीगल लेबोरेटरीज होती हैं जो आपका पब्लिक स्टैट्यूटरी लेबोरेटरीज बोलते हैं, उसमें टेस्ट होता है, उसके बाद ही वो सप्लाई होती है, बिना उसके सप्लाई नहीं होती है। ये हमारा मिथ्या है, भ्रम है कि वो मेडिसिन कम होती हैं। ये मेडिसिन के अलावा जो हमारे संस्थावर जो मेडिसिन लिस्ट बनी हुई है, उस संस्था में पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेडिसिन जो होनी चाहिए वो होती हैं। उसमें जैसे आपने आरोग्य केंद्र बोले, आरोग्य केंद्र में भी एक लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट के हिसाब से उतनी दवाइयाँ आपको वहाँ मिलेंगी। उसके ऊपर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसकी एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जो दवाइयाँ हैं जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोलते हैं वो वहाँ रहती हैं। और ये काफ़ी गुणवत्ता के हिसाब से कोई कम नहीं है, उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई भी जाकर उसको उपयोग करके सेवा ले सकता है उसका। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राकेश, इसके साथ साथ ई संजीवनी OPD या स्टे होम OPD ये क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप एक बेसिक चीज़ समझिए। एक हमारा PSC होती है, हमारा एक बेसिक जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो PSC है, जो हमारे ख्याल से ग्रामीण इलाकों में और भारत की सबसे ज़्यादा जनता को PSC ही देखती है। अब वो PSC की भी एक लिमिटेशन है, वहाँ का डॉक्टर की भी एक लिमिटेशन है। वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर होगा, बहुत जगह पर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है बट नहीं होते हैं। वो MBBS डॉक्टर ऐसा आप नहीं मान सकते हैं कि वो खुदा है, वो हर चीज़ जानेगा। तो अगर आपने ये टेली कंसल्ट, अब उसको किसी से कंसल्ट करना है तो कैसे करेगा? या तो वो अपनी गाड़ी उठाए और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाए, वहाँ किसी सीनियर से करे, या उसके पास आपने सुविधा दे दी कि वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से एक पेशेंट की प्रॉब्लम रख के और उनसे बात करे। तो हमेशा ये, अब जैसे आपके घर में पहले तो हम लोग अपने माँ बाप से जब हम MBBS में थे तो हफ्ते में एक बार बात करते थे, जाते थे, टेलीफोन उठाते थे, फिर आप रिंग करते थे कि आपका हालचाल क्या है। उसमें बहुत लोग तो महीनों अपने माँ बाप से, आज आप सुबह दोपहर शाम नहीं, हर 1 घंटे में बात करते हैं। तो वही सुविधा अगर हम अपने मेडिकल फील्ड में ले आएंगे तो ये मानिए कि जो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन है, जो आम RMPs हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जैसे सर ने कहा कि वो BSc नर्सिंग के लोग जो रिमोट हब में हैं, ये परामर्श लेके उस इलाज को और अच्छा कर सकते हैं, निडर कर सकते हैं। कभी डर लगता है ना कि मैं तो नर्स हूं, मैं कैसे ब्लड प्रेशर का प्रिस्क्रिप्शन लिखूं, बट अगर उसने मुझसे बात की और मैंने टेली कंसल्टेशन में, इनका हर माध्यम लीगल है, वहां की सारी एडवाइस में कोई मेडिको लीगल प्रॉब्लम नहीं है,
तो आप उसको ढंग का इलाज करेंगे और पेशेंट का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप खुद मानिए, आप मुझे दिखाने आए और आपने एक रिमोट नर्स को दिखाया तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा स्वाभाविक कि रूप ये मेरा कंसल्टेशन हो गया सीनियर डॉक्टर से। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि जैसे हमें मान लीजिए हमने एक डॉक्टर को दिखाया और किसी कारण से हम यदि उससे संतुष्ट नहीं है तो हम यदि काउंसलिंग लेते हैं तो हम उनको अपने रिपोर्ट्स के जरिए और अपनी डिटेल्स के जरिए हम फोन पे उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बिल्कुल, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कोई आदमी मुझे फोन करे कि मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, मेरी आप बता दीजिए, अभी लीगली परमिटेड नहीं है। एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक गाइडलाइन है, आप गाइडलाइन की तरह बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर मदन गोपाल कि कैसे भारत का आम नागरिक ई संजीवनी का लाभ ले सकता है। मतलब स्वाभाविक रूप से वेबसाइट होगी या कुछ नंबर्स होंगे, वो यदि उसको लेना है तो उसको वो कैसे ले सकता है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपका जो आरोग्य केंद्र है वहाँ पे जाकर जब आप इलाज कराने जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन हब एंड स्पोक्स बने हुए हैं, वहाँ से एक व्यवस्था है। दूसरा ई संजीवनी OPD.in है, एक वेबसाइट है। वहाँ पे आप कोई भी डॉक्टर या विशेषज्ञ है उससे आप परामर्श कर सकते हैं। आपको खाली अपना मोबाइल नंबर देना है, OTP आएगा, वेरीफाई होंगे, रजिस्ट्रेशन होगा, वेटिंग होगा, उसके बाद फिर आप वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, रिपीट परामर्श भी आप कर सकते हैं। एक बार आपका टोकन जनरेट होता है OTP के बाद, उस टोकन जब तक कि आप यूज़ नहीं करते हैं वो टोकन पूरे दिन भर के लिए वैलिड होता है। ठीक है। जब वो टोकन आप यूज़ कर लेते हैं तो आप रिपीट परामर्श भी कर सकते हैं। दूसरा, एक और जो व्यवस्था दी गई है, आपने एक और प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जी, जिसमें हर व्यक्ति का एक आभा ID बनाया जा रहा है। जो भी परामर्श हमारे होते हैं, एक आभा ID आपका क्रिएट हो सकता है। जब आप रिपीट परामर्श करेंगे उस आभा ID के थ्रू आपने पहले क्या परामर्श किए हैं वो उसका एक रिकॉर्ड आपका जनरेट होता रहेगा, ताकि आप जो विशेषज्ञ के द्वारा आप जो कंसल्टेशन करना चाहेंगे भविष्य में, तो पुराने आपके आभा ID जो आपकी जनरेट होगी तो उससे आप पुराने रिकॉर्ड्स भी देख पाएंगे, पहले क्या परामर्श हुआ वो भी देख पाएंगे, और आगे क्या निदान हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा हो पाएगी। तो काफ़ी सुविधाजनक होगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश की जो बड़ी समस्या है जनसंख्या की है, और उसके लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ही आंसर है कि आप करीब करीब 1 लाख से ऊपर डॉक्टर तैयार हो रहे हैं हर साल। सब जगह जाएंगे लेकिन लोग भी बढ़ते जाएंगे और ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। ठीक बात है। अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे आपका कंप्यूटर ख़राब होता है तो अगर आपको पता नहीं है तो आप पूरा दिन लगा देंगे, आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देगा, 5 मिनट में आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। बिल्कुल। ये टेलीमेडिसिन जो ई संजीवनी है वो ऐसी है। ग्रामीण स्तर पे वो व्यक्ति है, थोड़ा सा एक्सपोजर है, BSc ट्रेंड है, हमारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसको अगर ऊपर से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है तो आप देखिएगा क्या परिणाम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उस तरह से चीज़ है, और धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ेंगे, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग और ज़्यादा बढ़ता चलेगा। निश्चित रूप से भारत जैसे देश में जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहा जाता था 1 अनार और 100 बीमार, उस स्थिति में टेलीमेडिसिन कैसे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर, सरल और आसान बना सकती है? देखिए, 3 चीज जानिए। जो भी डिजिटलाइजेशन सिस्टम का होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे बड़ी चीज होती है ये आम आदमियों तक पहुंच सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है पर्सनल जाना। दूसरी अकाउंटेबिलिटी होती है, वहां हर चीज डॉक्यूमेंट होगी कि आपने क्या किया है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होती है कि फॉलोअप आसान हो जाता है। ये तीनों चीजें जो हैं वो किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में वो सुविधाएं होती हैं। टेली कंसल्टेशन की हमारे देश में, आप ये मानिए कि बाहर तो टेली कंसल्टेशन बहुत कॉमन है जी, हमारे देश में लोग डरते हैं, और इस डर को धीरे ट्रस्ट इशू होता है, भरोसा नहीं कर पाते। बार जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जेनरिक मेडिसिन, अरे सारी ब्रांडेड मेडिसिन जो है वो उसी जेनरिक कंपनी से खरीदी जाती है। वो अपना स्टैंप लगाते हैं ज्यादातर, तो खरीदी तो उसी फैक्ट्री से जाती है और उनका दाम 10 गुना हो जाता है। तो ये बिल्कुल मानिए कि अगर आप अच्छी जगह से जेनरिक मेडिसिन खरीद रहे हैं, अब उसमें भी ठीक है क्वालिटी कंट्रोल, चूंकि भारत सरकार जो खरीद रही है डेफिनेटली क्वालिटी कंट्रोल होगा, इतना उसमें क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो ये मानिए कि जो उन सेंटर से दवाएं मिल रही हैं, मैं भी अभी हाथ जोड़ के कहता हूं, ये मत मानिए कि सरकारी दवा है खराब होगी, ये बिल्कुल उतनी ही अच्छी है जितनी ब्रांडेड मेडिसिन है। तो पहले ये दिमाग से कंसेप्ट निकाल दीजिए आप।
फिर भी चूंकि अब हम इस चर्चा को विराम देंगे, मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही एक एक संदेश जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप हम उन्हें ई संजीवनी और टेलीमेडिसिन से संबंधित क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? टेक्नोलॉजी काफ़ी संभव हो गया है आजकल, आज के परिप्रेक्ष्य में। तो अब जब भी कोई ज़रूरत पड़े है आपको कि आपको एक विशेषज्ञ की सहायता चाहिए, तो ई संजीवनी में आइए, आपका स्वागत है। डॉक्टर राकेश यादव। और बिल्कुल है, मैं लास्ट बार मैं यही कहूंगा कि ये पर्सनल विजिट का अल्टरनेटिव नहीं है, बट ये इतना बड़ा सहयोगी है कि ये अगर आपके घुटने टूटे हैं और आप बैसाखी से चल रहे हैं तो आप चल पाएंगे। तो उन जगहों पर जहां पर आपके एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं अवेलेबल है, रिमोट एरिया में, बहुत इंटीरियर एरिया में, हमारे ख्याल से ये इन संजीवनी जो है उन मरीजों के लिए बहुत संजीवनी, वाकई संजीवनी बूटी की तरह होगी साबित। तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल और आप अपने अपनों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ई संजीवनी का सहारा ले सकते हैं और आपके घर के नज़दीकी जो सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पर जाकर के आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी वेबसाइट है esanjeevani.in, उस पर जाकर के भी आप टेली कंसल्टेशन का लाभ ले सकते हैं। कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें पूछना हम भूल जाते हैं, या फिर यदि कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें हमारा एक डॉक्टर को दिखाने के बाद में मन संतुष्ट नहीं होता। तो आप ऐसी स्थिति में ई कंसल्टेशन का या जो ई संजीवनी है, टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन का लाभ ले सकते हैं, चिकित्सकों से बात कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद ई संजीवनी और टेली मेडिसिन के प्रति जो आपके भ्रम होंगे वो दूर हुए होंगे और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के मदन गोपाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश यादव आपका भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हेल्दी इंडिया देखने के लिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपके साथ हेल्दी इंडिया में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।